नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। मयंक मौली जी के आंख में थोड़ी तकलीफ है, जिस कारण से उन्होंने गोगल्स लगा कर रखा है, और कोई कारण नहीं है। मयंक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से G20 के सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई, फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं। क्या कुछ जी, कह रही है वह तस्वीर? वो तस्वीर जो है वो एक संवैधानिक ढांचे के तहत कहिए जो भारत संघ गणराज्य के तहत की एक तस्वीर है, जिसमें कि राज्य के मुख्यमंत्री को बुलावा भेजा गया था और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उस जो कहिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भोज में सम्मिलित हुए थे। और जब वो वहां सम्मिलित थे तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका तारुफ जो है वो जो बाइडेन साहब से कराया। इसके तरफ तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा उस तस्वीर में। लेकिन लेकिन जिस प्रकार से मोदी हटाओ सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीन तीन बैठकें लगातार, अगली बैठक के लिए जो है वो तस्वीर बननी शुरू हो गई है। वैसे में जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो गठबंधन से हटने के बाद पहली मुलाकात थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री मोदी की। लगातार हम एक बात कहते आए हैं कि महागठबंधन में या इंडिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहज महसूस नहीं करते। हालांकि यह भी हमने लगातार कहा है कि पार्टी के प्रवक्ताओं ने, जदयू के प्रवक्ताओं ने तुरंत इन सारी बातों का खंडन किया कि कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ राष्ट्रपति महोदया ने जो भोज दिया था सभी मुख्यमंत्रियों को, उसी में गए थे, इसका कोई और अर्थ नहीं निकाला। जी भविष्य, ये तो बेहतर उनके प्रवक्ता और उनके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रजनीगंधा खाने वाले, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इस पे हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। एनडीए गठबंधन के तहत कहिए कि हमारे दल के तरफ से हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने जो केंद्र के मंत्री होने के नाते G20 में जो अहम भूमिका जो निभाई, उस हमें बस उससे मतलब है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो जिस कदर भारत को वैश्विक पटल पे उन्होंने पहचान दिलाई है, और ये ऐतिहासिक कहिए कि सफल आयोजन जो हुआ, उसके लिए हम एनडीए गठबंधन घटक दल के तहत और कहिए कि सहयोगी होने के नाते उन्हें बधाई पेश करते हैं, और भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते भी। बाकी इसके इतर राजनीतिक चश्मे से अगर कुछ तस्वीरें देखी जा रही हैं या आंकी जा रही हैं, तो उनका तो आकलन जो है जिनके थ्रू हो रहा है, बेहतर है कि आप उनसे ज्यादा पूछे। हाँ, कुछ लोगों में असहजता जरूर हुई है। मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कहना चाहूँ तो बिल्कुल हुई है। कहीं पेट में मरोड़ है तो कहीं दर्द है, कुछ ना कुछ तो है। बट उसका अब होम्योपैथिक इलाज होता है या वो मरीज जिसे कि एलोपैथिक इलाज की 17-18 वर्षों से आदत रही है, उसका बॉडी होम्योपैथिक इलाज ले पाता है या नहीं ले पाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है। बाकी मैं लेकिन तो बस इतना ही लेकिन कहना चाहूंगा। लेकिन G20 की बैठक को तो विपक्ष कर रहा है। आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गए, लेकिन जिस प्रकार से नेताओं का बयान आया कि वहां सिर्फ बर्बादी है समय का, पैसे का, G20 से कोई फायदा नहीं होगा। आपने देखा मदन सहनी जो मंत्री हैं, उनका तक जिस प्रकार से G20 को लेकर के बयान आया, क्या माना जाए कि मंत्री जी को जानकारी कम है? अरे मदन सहनी वहनी इन लोग थे, समझ से कहीं ऊपर की चीज है G20। उनसे जरा पूछ के देखिए कि पहले G20 का फुल फॉर्म पता है उन्हें क्या होता है। G20 से हमारे आसपास के पड़ोसी देश कहिए या फिर वैश्विक पटल पे जो पहचान मिली है, कल का मैं आपको एक कहिए कूटनीतिक तौर पे भारत की कहिए कि सामरिक दृष्टि से और वैश्विक दृष्टि से जो अलग पहचान बनी, उसका एक उदाहरण ले लीजिए कि जब G20 की बैठक चल रही थी, सारे बड़े देश राष्ट्र प्रमुख वगैरह सब जो वहां बैठे हुए थे, और भारत का मित्र राष्ट्र रूस जो है, उसके खिलाफ रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के प्रस्ताव पारित होने की बात चल रही थी। अभी आपने देखा होगा कि पुरानी वाली बैठक में जबकि सारे लोगों ने खुले मंच पे रूस का नाम लेकर के बकायदा कहिए कि रूस को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की थी, मगर भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहिए दखल के कारण या उनके वैश्विक जो आज के टाइम में जो पहचान है, उस पहचान के आगे किसी ने रूस का बिना नाम लिए हुए बकायदा एक राष्ट्र करके संबोधित करके किया। ये कूटनीतिक विजय है। ये एक तरीके का हमारे नेता जिनकी अब पहचान वैश्विक हो चुकी है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिनपे सारे 140 करोड़ भारतवासियों को गर्व करना चाहिए, ये गर्व का क्षण है
किस कदर भारत में आए लोग। वर्ल्ड बैंक की आपने देखा होगा अध्यक्षा जो है वो आकर के बकायदा उन्होंने भारतीय खानों का लुत्फ उठाया, भारतीय गानों पे उन्होंने नृत्य किया। भारत की कूटनीतिक विजय आप इसमें देख लीजिए कि G20 के इतर जो देश जो कि उसके सदस्य भी नहीं, अफ्रीकी मूल के देश, ये उसकी चाइना जो जिन्हें की कहिए कि एक तरीके से कर्ज दे करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के सामरिक दृष्टि से उनपे प्रभाव डालने की कोशिश करा था, उन्हें तक भारत ने मौका दिया। तो भारतीय कहिए कि जो विदेश नीति है ये मदन सहनी वानी इन लोग से कहीं ऊपर नीचे। ये लोग तो चंद्रयान के में यात्रियों के लौटने का इंतजार करने वाले लोग हैं। ये लोग तो चंद्रयान का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो लौटेंगे। वैसे तो G20 की कई सारी खासियत रही। निश्चित तौर पर विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की साख बढ़ाई है, भले यहाँ उनका साख कुछ अपना कम हो रहा हो वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर आई, जिस प्रकार से शाकाहारी भोजन इतने सारे विदेशी मेहमानों को परोसा गया, निश्चित तौर पर देश की छवि को और चमकाने में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा काम किया। जी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बिहार और बिहार की गौरवशाली इतिहास के लिए जो उनका अटूट प्रेम है वो हमेशा दिखता रहता है। हम तो कहिए कि लगभग 14 करोड़ बिहार वासियों के लिए अखंड सौभाग्य और सम्मान की बात है कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को इतने बड़े वैश्विक पटल पे जगह स्थान मिला। सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, आपने खाने की मेज या जो चाय की टेबल पे देखा होगा, दरभंगा मिथिला क्षेत्र से आया जाने वाला मखाना जो है वो सारे लोगों को वहां पे सर्व किया गया। मिलेट्स आप देख ही रहे हैं, जिसमें कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी का जो डिपार्टमेंट है, कल आपने देखा होगा कि मिलेट से बनी 500 से ऊपर व्यंजनों का स्वाद चखाया गया पूरे राष्ट्राध्यक्षों को, अलग अलग कई राष्ट्रों से राष्ट्राध्यक्षों को। तो ये भारत का जो पुराना जो इतिहास रहा है, भारत का कल्चर रहा है, भारत की संस्कृति रही है, उससे कहिए कि तारुफ कराया गया है सारे विदेशी मेहमानों का, और उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया है, भारतीयता को गले लगाया है। और जिस कदर बिहार को उन्होंने पहचान दी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं कहिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे मौकों पे उन्होंने राजनीति से इतर उठ करके जाके उस सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहां पे कई उसका हिस्सा बने, पार्ट बने। और इवन प्रधानमंत्री जी ने भी खुले मन से, खुले दिल से कई उनका अलग अलग विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से उनका तारुफ कराया। ये एक राजनीति से इतर एक सुखद तस्वीर है। अब इसके मायने कौन क्या निकालना चाहता है वो उसकी अलग अलग दृष्टि हो सकती है। वो मायने तो निकालेंगे लोग, चूंकि जो जिनको कमी निकालनी है वो निकालेंगे, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेशों में भारत की छवि बनाई है वह इसके पहले देखने को नहीं मिलता। जी, हम लोग पहले देखिए, पहले लोग विश्व गुरु कहा करते थे तो लोग उस पर एक कतार से कटाक्ष करते थे विपक्ष वालों। आज तो साबित हो गया ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है, राजघाट की वो तस्वीरें कौन भूल सकता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तरह से कहिए कि विश्व का मार्गदर्शन करते हुए आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे सारे राष्ट्राध्यक्ष चल रहे हैं। तो ये सारी एक सुखद तस्वीरें हैं। भारत लोगों का मान बढ़ा है। आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आने से पहले उन्होंने लगभग, मुझे जहां तक अगर मैं गलत ना हूं तो लगभग 10 लाख वर्किंग वीजा उन्होंने भारतीयों के लिए अलॉट कर दिया है कि भारतीय आ सकते हैं, वहां कर सकते हैं। रूस ने आने से पहले, भले राष्ट्रपति पुतिन ना आए हों, रूस ने भारतीय कामगारों के लिए और भारतीय टूरिस्टों के लिए फ्री वीजा का कहिए कि ऐलान कर दिया आने से पहले कि अगर 5 लोग या 5 से अधिक का ग्रुप अगर जाता है तो उन्हें वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसमें किन लोगों को तस्वीर दिक्कतें हो रही हैं, अब वही बोला ना मैं, जिन लोगों का बिल्ली के खाब में छिछड़े आते हैं, जिन लोगों को G20 के G और 20 का मतलब नहीं पता, उन लोग के बातों पे कमेंट करना मुझे नहीं लगता है कि मैं सहज हो पाऊंगा। सही बात है, इसको समझने के लिए सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही जुड़ा हुआ है। कल जिस प्रकार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का बयान आया, आपने सुना होगा कि ये जो मुलाकात है इसके कुछ मायने हो सकते हैं। निश्चित तौर पर उनका इशारा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर पलटी मार देते हैं तो फिर कोई आश्चर्य नहीं हो। जीतन राम मांझी की बातों को हल्के में नहीं ले सकते। मैं उनकी बातों को हल्के में नहीं ले रहा हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इतिहास भी रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पलटने के लिए जाने भी जाते हैं। और ये फैक्ट अब किसी से छुपा नहीं है कि इंडिया I.N.I.A वाली जो गठबंधन है
उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी असहज महसूस कर रहे हैं। उनके साथ लगातार वादा खिलाफी हो रही है, छल हो रहा है, या जो भी जिस भी भावना को लेकर के वो अलग हुए थे, वो उस भावना की पूर्ति या उस ख्वाब की तामील होते तो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है, असहज होना तो बनता है। अब अगर कल को पलटी मार जाए या नहीं मारे, वो तो खैर भविष्य तय करेगा इन चीजों, ये बड़े सवाल जो भी हैं। मयंक जी एक चीज और है, आप लोग चूंकि बीजेपी के किसी समय में इकलौते सहयोगी बिहार में हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, कल के डेट में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो आप लोग को तो दिक्कत हो सकती है। सबसे पुराने जो सहयोगी, एकमात्र सहयोगी अब जो भीड़ में आप ही लोग ने खो जाइए। हम क्यों खो जाएंगे भैया? इकलौते सहयोगी ही नहीं, इकलौते सत्ता के भागीदार भी हम ही हैं आज भी। आप अगर मैं आपके फैक्ट को क्लियर कर दूं तो भारत में अगर केंद्रीय कैबिनेट की हम बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट में 28 मंत्री हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर के, और हमारे नेता को ले लीजिए तो गठबंधन दल से इकलौते सदस्य हैं एनडीए 39 दलों के गठबंधन में जो जिसका कि कोई भी प्रतिनिधित्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल है। और तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी किस कदर हमारे नेता का वे विश्वास रखते हैं या उनसे स्नेह है, ये हमें परिलक्षित होता रहा है। मयंक जी आपकी बातों में एक लाइन और जोड़ देते हैं, ना सिर्फ इकलौते हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इकलौते इस मामले में भी हैं कि आज गठबंधन के युग की जब राजनीति है, वैसे में उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया और सीधे तौर पर खुले मंच से कहा कि जब तक जिंदा है, जब तक राजनीति में है, मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ। ये बहुत बड़ी बात। वो उन्होंने जब तक नहीं, उन्होंने कहा मैं जब तक जीवित हूं तब तक एनडीए और भाजपा गठबंधन के साथ रहूंगा। वो आज नए नवेले आए हुए जो गठबंधन के सहयोगी की तरह वो शब्द नहीं कहते हैं कि हम आज के प्रधानमंत्री जी या कल के प्रधानमंत्री, जैसे वो खुला कहते हैं कि भैया मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आजीवन बना रहूंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गठबंधन कब तक नहीं, वो तो अपने जीवन पर्यंतर की बात कर रहे हैं। तो गठबंधन का साथी भी ऐसा ही, पारदर्शिता इसी प्रकार होनी चाहिए। गठबंधन धर्म निभाने की जो कहिए कि जो कवायद है या जो कहिए एक रूल है, थंब रूल है, उस पर हमारे नेता बिल्कुल फिट बैठते हैं। और ये वाइस वर्सा है, उधर से परस्पर संभाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस कदर कहिए कि अपनी विभिन्न सरकारी योजनाओं में, चाहे G20 के जब शुरुआत हुई थी चंडीगढ़ की बैठक से, चाहे 71,000 नौकरियों का पत्र बांटने में 5 से 6 बार तो अभी हमारे मंत्री जी बांट चुके। तो आखिर जिस कदर वो विश्वास दिखाते हैं, चाहे ये G20 की जो अहम बैठक रही हो, चाहे अभी नवंबर में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो होने वाला है, जो एक बहुत ही फिर से G20 सरीखा एक बहुआयामी कहिए कि भारत की संस्कृति को वैश्विक पटल पे लाने वाला एक और कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर रखा है, और जिसकी अगवानी हमारे मंत्री करने वाले हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी करेंगे। तो ठीक है, अब बाकी कौन क्या बोलता है, नए नवेले लोग आए, लेकिन वफादारी का जीता जागता नमूना अगर पारस जी हैं, तो राजनीति का आजकल का जो दिखावा की जो राजनीति हो गई है, मतलब की जो राजनीति हो गई है, उसका भी तो खामियाजा पशुपति पारस भुगत सकते हैं। क्योंकि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके जो केंद्रीय मंत्री, उन्हीं का सीट पक्का नहीं है, उसी हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ले लिए हों, पारस जी को ही सीट से बेदखल होना पड़ेगा, तो क्या कहा जाएगा? वफादारी का यही सिला मिला? कौन कहता है ये? फिर मैं कहूंगा ये अफवाह तंत्र के मुखिया, ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे सरीखे नेता जो हैं, आप इनकी बातों पे कहां कैसे आप मतलब आप उन पे यकीन करते हैं जिन पे हमने यकीन नहीं किया, क्योंकि अभी तस्वीर क्लियर नहीं है, किसी बीजेपी के बड़े नेता का आधिकारिक कोई बयान नहीं है। बिल्कुल, तो ये कौन होते हैं बयान देने वाले, या इनके जो फाइटर टोट्स प्रवक्ता हैं, ये कौन है जो बयान दे रहे हैं? आप देते रहिए बयान भाई, इनको तो 40 सीटें कम पड़ जाएंगी, इनका जिस तरीके का कहिए कि वो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आप 2-4 सीटों की बात क्या करते हो? 40 पे अकेले लड़ने हमने कहा रोका हुआ है भाई? एक अकेला आदमी अगर 40 पे लड़ना चाहे तो अगर संविधान इजाजत देता हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, 543 पे अकेले लड़ लीजिए, किसने आपको रोका है भाई? अब इतने बड़े बाहुबली हैं, जो मन में आया कर लीजिए। रही बात हमारी, विधानसभा अकेले लड़े थे। अरे विधानसभा अकेले लड़िए, मैं तो कह रहा हूँ 40 पे खुद लड़ लीजिए ना, 40 पे लड़ लीजिए। और फैक्ट तो यही है कि सर कि अगर अपनी सीट पे भी अगर आप बिना इतने बड़े, अगर आपका जनाधार ओतप्रोत ओवरफ्लो कर रहा है, तो अपनी सीट पे बिना किसी गठबंधन के लड़ लीजिए ना, दिख जाएगा हकीकत जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, पिछले दिनों आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री पारस जी को फोन पर, बेस फोन पर
उनके मोबाइल पर जो धमकियां मिली थी, लगातार फोन करने वाले ने उनको धमकाया था कि चेहरे पर आपके कालिक पोतेंगे, हाजीपुर में आइएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मंत्री जी ने न सिर्फ इसका पार्लियामेंट थाना में वहां केस किया था, बल्कि पटना उतरते ही उसके अगले ही दिन पटना आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सीधे सीधी चिराग पासवान पर आरोप लगाया था कि चिराग पासवान के समर्थक ही, जबकि मीडिया के साथियों ने पूछा तो वो भड़क भी गए कि आखिर कौन करा सकता है। लेकिन वो जो आदमी जिसने धमकी दिया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। देखिए, ये कोई पहला मौका या वाकया नहीं था, जबकि हमारे नेता हो या हमारे दल के बाकी नेताओं को जो मुखर आवाजें हैं, उन आवाजों को इस प्रकार उन उक्त नेता के नाम से धमकी दी जाती है और चुप रहने की या जान से मारने की। अब कहिए कि ये दुस्साहस इतना बढ़ गया कि केंद्र के मंत्री को आप धमकी देंगे। हालांकि उनका वैसे कहिए कि पूंजियों का इलाज करने के लिए हमारे कार्यकर्ता काफी हैं, लेकिन हम भारत के कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और अटूट विश्वास है संविधान का। संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया गया और अब देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो बंदा आज थाने में खड़ा है, वो ओपन लेकिन ये एक चीज और क्लियर हो गया। मेरी बात सुनिए सर। जो नेता, जिस नेता के नाम से वो कह रहा है, जिस नेता को अपना आदर्श बता रहा है, उस थाने के ज्ञापन में वो क्या कह रहा है कि मैं शराब के नशे में था, मैंने ये नहीं सोचा था, वो नहीं सोचा था। तो कौन है जो उसको भैया शराब के नशे, शराब दे करके, क्या मैं ये ना मानूं कि ऐसे लड़कों को या ऐसे शब्द जो बिहार में प्रचलित, ऐसे लफुओं को, लफंटरों को एक पौवा शराब पिला करके आप कहीं भी धमकी दिलवाते हैं अपना राजनीतिक हित साधने के लिए और खबरों में, चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे लोग ये लोग। अब ऐसे लोगों का इलाज देखिए 2 मिनट में किया जा सकता है, 2 मिनट में कर भी सकते हैं। हमारी पार्टी का कैडर जो है सक्षम है। हमारे नेता क्योंकि बैड एलिमेंट से दूर रहने की हमें हमेशा सलाह देते आए हैं और उन्होंने कभी भी पार्टी में किसी भी बैड एलिमेंट तत्व को ना शामिल किया है, ना उनको कभी वो प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और कानून ने अपना काम कर दिया और चीजें स्पष्ट हो गई। मैं तो भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से इस बाबत हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस मामले को हल्के में ना लेते हुए इसकी सघन जांच कराई जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग हार से और अपने वो सीट जाने के जो कहिए कि उसके चिंता में मरे जा रहे हैं, लिटरली, कि किसी भी तरीके खबर में बने रहे। हमारे नेता के ऊपर हमला कराने की कुछ धमकियां दी जा रही है। ऑडेसिटी देखिए, ये दुस्साहस देखिए कि भारत के केंद्रीय मंत्री को धमकी दी जा रही है। देने वाले की हैसियत औकात देखिए क्या है। तो ऐसे लोग जिसे अपना आदर्श मानते हैं, जिस नेता के लिए धमकी दे रहे हैं, आज तो चलिए वो पीछे हट जाएंगे। और जब ये खबरें प्रचारित हो रही थी तो हमने देखा था कि उनके प्रवक्ता किस कदर चटकारे लेके मजा ले रहे थे। आज वो क्या बोलेंगे वो सारे प्रवक्ता या उनके नेता, जो कि अब ये बात साबित हो गई है पुलिस थाने में, संसद और थाने में जब केस होने के बाद कि ये अपने नेता, अपने सो कॉल्ड आदर्श के लिए उन्होंने ये दुस्साहस भरा कदम उठाया था। आज तो वो बंदा जेल चला जाएगा। आज उसके ऊपर जो न्याय संगत कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी। पीछे कौन छूटेगा? पीछे छूटेगा उस व्यक्ति का परिवार। उसका परिवार अब कानूनी दौड़ लड़ेगा, कानूनी केस लड़ेगा, जो सजा होनी होगी वो होगी। अब मैं हालांकि ये आगे के लोगों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसे करके एक एक दुस्साहसी अब पकड़े जाएंगे। छोड़ूंगा नहीं किसी को, ना हम छोड़ेंगे ना हमारा कोई दल छोड़ेगा। ये बहुत लेकिन मयंक जी, एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि आप लोग जो आरोप लगा रहे थे उसने साफ तौर पर कहा उस व्यक्ति ने कि चिराग पासवान ने उनको, उससे कोई मतलब नहीं है, चिराग पासवान से तो कोई मिला भी नहीं है। हाँ, चिराग पासवान के बारे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोला करते थे जो उसको अच्छा नहीं लगा, जिस कारण से उसने शराब के नशे में इस प्रकार की गलती की। अब ठीक है, पुलिस अपनी जब जांच करेगी, पुलिस का जो तरीका होता है सच निकालने का, जब सच निकलेगा तो बाकी सचों से भी पर्दा उठ जाएगा। पहले तो लोग कह रहे थे ना कि हमारे इससे चटकारे तो वही लोग ले रहे थे ना, मजा ले रहे थे। आज तो सच बाहर आ गया। अब क्या पता उसके परिवार को किस कदर, क्या परिवार को रोक के, या होता नहीं जैसे फिल्मों में देखते हैं भैया कि कभी क्या पता परिवार को किसी दबिश में दिक्कत कहा गया, उससे परिवार की चिंता हो या कुछ हो। नाम भैया मैं किसी और के नाम पे मैं उठ करके मैं फिदाइन बन जाऊं और जा करके हमला करूं तो मेरे पीछे एक पूरी ट्रेल होगी, एक पूरा का पूरा कहिए कि एक नेक्सस होगा, जो नेक्सस ऐसे लोगों को पोषित और कहिए कि इन लोगों को ट्रेन करता आया है, ऐसे लोगों से ऐसे काम कराता आया है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी कहिए साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। गंभीरता के साथ लिया है दिल्ली पुलिस ने और मामले की छानबीन जारी है। मुझे लगता है अभी ऐसे और जो है, ऐसे और फफूंदे जो है वो बाहर आएंगे जिनका की भांडाफोड़ होगा, अवश्य होगा। जी।
धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। सीधे तौर पर जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी को धमकी दिया था वह पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यह कहना है उसका कि हमने अति उत्साह में शराब के नशे में ऐसा कर दिया, लेकिन यह तो पुलिस की जांच का विषय है, किसके कहने पर किया नहीं किया। आगे इस तरह की कार्रवाई पुलिस अगर करती है तो निश्चित तौर पर वैसे समर्थक जो अति उत्साह में इस प्रकार की गलती करते हैं उनको एक सबक मिलेगा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मयंक मौली का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की साख विदेशों में बढ़ाई है, G20 जैसी बैठक हुई, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तस्वीर, नालंदा की जो तस्वीर उन्होंने देश के सामने रखा, विदेशों में सबके सामने रखा, वो निश्चित तौर पर बिहार वासियों के लिए भी गौरव की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस निश्चित तौर पर सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। आज अगर कई सहयोगी जुड़ते जा रहे हैं, इससे रालोसपा पर कोई, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अगर आते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत रालोसपा को नहीं है और केंद्रीय मंत्री पारस हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। मयंक मौली के दावा में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।